नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं मुंडा विद्रोह की भूमिका को। इसमें कि मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार के सबसे व्यापक एवं सशक्त आंदोलनों में से एक था। यह विद्रोह अंग्रेजी सरकार की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर इलाके में 20 वर्षीय बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड राज्य का रांची और सिंहभूम जिला। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन कौन आता है? रांची और सिंहभूम जिला आता है। और कौन इस विद्रोह के नेता थे? तो बिरसा मुंडा थे, जो कि 20 वर्षीय थे। और ये विद्रोह कब से कब तक चला? मुख्यतः 5 साल तक चला था, और 1895 से 1900 ईस्वी के बीच तक। बोल रहा है कि यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के साथ साथ आंतरिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक भावना से प्रेरित था। इस विद्रोह की प्रकृति एवं बिरसा मुंडा के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण आदिवासी समाज उन्हें भगवान के अवतार मानने लगे। इस विद्रोह की जो प्रकृति थी और बिरसा मुंडा का चमत्कारिक नेतृत्व था, उसके कारण भगवान उन्हें माना जाने लगा आदिवासी समाज द्वारा। फिर मुंडा विद्रोह के क्या कारण रहे थे? बोले दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर इलाके में लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में निवास करने वाले मुंडाओं द्वारा किया गया यह विद्रोह निम्नलिखित कारणों से हुआ था। पहला कारण है पारंपरिक अधिकारों का हनन। जो उनके, जैसे कि संथाल आंदोलन में हमने पढ़ा था कि उनके पारंपरिक अधिकार थे, जैसे कि उनका मांझी व्यवस्था थी, या फिर उनके जो सिस्टम लगान व्यवस्था थी, उन सबको जो पारंपरिक अधिकार थे उसको छीन लिया गया था। तो उसको लेकर संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक वही कारण यहाँ पे मुंडा विद्रोह के टाइम भी रहा है। बोला 1765 में इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिली, जिससे उनका प्रयोग जनजातीय एवं आदिवासी समुदायों में के क्षेत्रों में हुआ। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो दीवानी मतलब जो राजस्व प्राप्त करने का अधिकार इलाहाबाद संधि के तहत जो इनको मिल गई थी, अंग्रेजों को मिल गई थी। और इससे क्या हुआ कि इनका जो प्रवेश हुआ, इसी मतलब दीवानी अधिकार के कारण मतलब इनका प्रवेश हो गया ये आदिवासी इलाकों में, लेकिन जनजातीय एवं आदिवासी समुदायों में हुआ। फिर बोल 1867 ईस्वी में झूम खेती पर प्रतिबंध के साथ अन्य परंपरागत अधिकारों पर भी रोक लगाने से प्रकृति प्रेमी एवं स्वनिर्भर आदिवासी समुदाय ने इसे प्राकृतिक अधिकारों पर हमला माना। मतलब 1867 में क्या किया गया? जो झूम खेती थी, झूम खेती में तो जो स्थानांतरित खेती थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि वहाँ के जो लोग थे ये रुष्ट हो गए और अपने जो प्राकृतिक अधिकारों पर एक तरीके से हमला माना। फिर दूसरा पॉइंट है कि नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शोषण। बोला कार्नवालिस द्वारा इस क्षेत्र में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिससे भू राजस्व की दर पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ गई, तथा इसको चुकाने के लिए महाजन, साहूकार और सूदखोर की जाल में आदिवासी फंसते चले गए, जो आगे चलकर इस क्षेत्र में असंतोष का कारण बना। ठीक है, मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं उस संथाल आंदोलन में इस चीज़ को, कि क्या हुआ था कि 1793 ईस्वी में उसने ये भूमि प्रयोग किया था, भूमि राजस्व लगान होगा ही, मतलब प्रयोग किया था कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। और इस बंदोबस्त के तहत क्या किया था, उस क्षेत्र से संथाल एक बिरसा जो मुंडा का क्षेत्र था, उस क्षेत्र से क्या किया जाने लगा, मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र से कि लगभग 3 गुना कर वसूला जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि अब जो वहाँ के किसान थे, वहाँ का जो जनजातीय लोग थे, अब उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस लगान को चुकाने के लिए, कर को चुकाने के लिए वो लोग साहूकार से, सूदखोर मतलब साहूकार महाजन से ये मतलब पैसे लेने लगे और उनके जाल में फंसते चले गए। फिर तीसरा पॉइंट है कि नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शोषण। इसमें नए प्रशासनिक व्यवस्था क्या किया गया? तो बोला देसी पंचायतों की जगह कोर्ट, कचहरी, पुलिस प्रशासन इत्यादि आधुनिक व्यवस्था का चलन हो गया। मतलब एक तरफ जहाँ पे इनकी पढ़ा पंचायत जैसी मतलब स्थानीय पंचायत व्यवस्था होती थी, इनकी खुद की मतलब पंचायत होती थी, उसकी जगह पे मतलब क्या किया गया? देसी कोर्ट, कचहरी और पुलिस प्रशासन का मतलब व्यवस्था किया गया। फिर बोला पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी की खर्चीली एवं लंबी प्रक्रिया होने के साथ ये महाजन, साहूकार एवं सूदखोर का पक्ष लेते थे, जो इनके विद्रोह का प्रमुख कारण था। मतलब एक तो था कि यहाँ पे जो ये दीकू लोग थे, जो ये लोग परेशान करते थे, ऊपर से कोई बात होता भी था तो पुलिस, न्याय प्रशासन भी मतलब इनका साहूकार और सूदखोर का ही मतलब पक्ष लेते थे, जिस कारण से इनको और भी ज़्यादा मतलब मुंडाओं को असंतोष हुआ।
चौथा क्या कि इस क्षेत्र में दिकुओं का प्रवेश। बोल रहा आदिवासी समाज बाहरी लोगों अर्थात दिकुओं यानी महाजन, सुदखोर, प्रशासन आदि के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश से सहज नहीं थे, क्योंकि ये आदिवासियों को आत्मनिर्भर एवं सहयोगात्मक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में बाधा पहुंचा रहे थे तथा ये आदिवासी मूल के नहीं थे। मतलब जो दिकु लोग से थे, जो बाहरी क्षेत्र थे, जो आय लगान वसूली के लिए अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए थे, वो इस क्षेत्र में जो ये आदिवासी लोग थे, मुंडा थे, उनको ये लोग मतलब नुकसान पहुँचाते थे, जिससे ये इन लोगों को असंतोष मतलब इन लोगों में आया कि इनमें जो मुंडा लोग थे उनमें। फिर उसके बाद पांचवा है कि अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था एवं बैठ बेगारी। बोला कि अंग्रेजों द्वारा भागलपुर वर्धमान रेल निर्माण 1860-62 में जबरन एवं अनुबंधित मजदूरी से आदिवासियों में असंतोष व्याप्त होने लगा। इस प्रकार की मजदूरी को बैठ बेगारी कहा गया। मतलब जब इनके स्थानांतरित कृषि को भंग कर दिया गया, झूम खेती को ख़त्म कर दिया गया था, तब इनको मतलब किसान से इनको डायरेक्ट मजदूर बना दिया गया। और भागलपुर वर्धमान जो रेल निर्माण था 1860 से 62 में होने वाला, उसमें इनको मजदूर के रूप में काम करना पड़ा, बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करना पड़ा, और इसी व्यवस्था को बैठ बेगारी व्यवस्था कहा गया। फिर इस क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश। सन 1883 के चार्टर एक्ट के कारण ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिली, जिसके कारण ईसाइयों का प्रवेश जनजातीय क्षेत्रों में हुआ। फिर बोला ईसाई मिशनरियों ने मुंडा धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं पर चोट पहुंचाने का कार्य किया, जिससे उनके अंदर प्रबल असंतोष की भावना ने जन्म लिया। मतलब इस टाइम पे क्या था कि जो आदिवासी थे, मुंडा हो चाहे संथाल हो, उनके खुद के देवता हुआ करते थे, खुद के मतलब कुलदेव हुआ करते थे। लेकिन ये आने के बाद, ईसाई धर्म के आने के बाद इन ईसाइयों का इन जो जनजातीय लोगों का ईसाईकरण होने लगा, जो इनको मतलब कदापि ये चीज़ स्वीकार नहीं था, जो कि एक प्रबल विरोध की भावना को इस चीज़ ने जन्म दिया। आइए जानते हैं कि मुंडा विद्रोह के क्या उद्देश्य थे। तो बोल रहा है कि क्षेत्रीय विद्रोह के विस्तार के साथ धार्मिक एवं हिंसक प्रवृत्ति के स्वरूप में यह विद्रोह निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। पहला हो गया कि दिकुओं, ईसाई मिशनरियों एवं ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके जनजातीय समाज क्षेत्र को अपने इनके सामूहिक अत्याचार से मुक्ति दिलाना। मतलब जो भी दिकू हैं, ईसाई मिशनरी है, ब्रिटिश अधिकारी हैं, इनकी हत्या की गई, और इनकी हत्या करके जो जनजातीय समाज था उसको मतलब इस अत्याचार से, सामूहिक अत्याचार से जो सब लोग मिलकर कर रहे थे, मुक्ति दिलाना इनका उद्देश्य था मुंडा विद्रोह का। फिर दूसरा उद्देश्य क्या था, तो इस विद्रोह का नारा था अबूजा राज से तेर जाना, महारानी राज ढूंढू जाना, जिसका अर्थ है कि रानी का राज समाप्त होगा तथा अब हमारा राज्य स्थापित होगा, जो स्पष्ट तौर पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति के उद्देश्य को बताता है तथा मुंडा राज के प्रारंभ को इंगित करता है। क्या था नारा? अबूजा राज से तेरे जाना, अबूजा राज से तेरे जाना, महारानी राज टुंडू जाना, महारानी राज टुंडू जाना और अबूजा राज से तेरे जाना। मतलब खुद का राज स्थापित होगा और महारानी का जो ब्रिटिश क्राउन थी उनका जो शासन समाप्त होगा। फिर उसके बाद एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को अपनाकर जनजातीय गौरव को फिर से स्थापित करना। मतलब इनमें क्या किया जाए, धार्मिक सुधार किया जाए, सामाजिक सुधार किया जाए और जनजातीय जो गौरव है उसको फिर से स्थापित किया जाए। फिर बोल रहे सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का संरक्षण, मतलब वही जो इनका ईसाईकरण न किया जाए, जिस धर्म में वो हैं उसी धर्म में रहने दिया जाए। फिर बोल रहे केश्वरवाद, शुद्धता, नैतिक जीवन आदि को प्रोत्साहित करना। आपको पता होगा कि जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा को अवतार मान लिया जाता है और बिरसा मुंडा जो है केश्वरवाद पे बल देते हैं, शुद्धता नैतिकता पे बल देते हैं, तो वही चीज़ एक उद्देश्य यह भी बन जाता है। मगर रूढ़ियों का विरोध कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। कोई भी आदिवासी समाज या जनजातीय समाज है उसमें ज़रूर मतलब निश्चित तौर पर वहाँ पर रूढ़िवादिता होगी, तो उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करके एक मतलब प्रगतिशील समाज की स्थापना करना इसका मुंडा विद्रोह का ये उद्देश्य था। आइए जानते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में, उसकी कार्यविधि के बारे में, गतिविधि के बारे में, क्या क्या कब कुछ हुआ। बोल रहा कि जनजातीय विद्रोह में 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का विद्रोह एक संगठित और व्यापक विद्रोह था। इसका प्रसार रांची और सिंहभूम के क्षेत्रों में था। इस विद्रोह के क्रम में बिरसा ने बाहरी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए आंतरिक सुधार भी आवश्यक समझा। मतलब अगर बाहरी वो करना, प्रभुत्व समाप्त करना है तो खुद में सुधार करना पड़ेगा। अगर मुंडाओं को अंग्रेजों के लिए लड़ना है, अंग्रेजों के प्रति लड़ना है, तो पहले मुंडाओं में सुधार करना आवश्यक है। मतलब ये ऐसा समझा गया। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या फिर महान हलचल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उलगुलान, यहाँ बिरसा मुंडा का ही नाम दे दिया गया था उलगुलान। बोला बिरसा का जन्म मुंडा जनजाति में हुआ था। आरंभ में उन्होंने ईसाई मत को स्वीकार किया था, बाद में वैष्णव मत से प्रभावित हुए।
मतलब जो ये पहले ईसाई मत में प्रवर्तित हो गए थे, लेकिन बाद में वैष्णव मत में प्रवर्तित कर दिया गया। इनके जो गुरु आनंद पांडे थे, यहाँ पर लिखा नहीं है। और अतः उनके विचारों पर ईसाई मत, वैष्णव मत एवं मुंडा विचार प्रभृति तीनों का प्रभाव था। उन्होंने निरर्थक कर्मकांड, गैर जरूरी प्रथाओं का त्याग कर एक ईश्वर यानी कि सिंह बोंगा की उपासना पर बल दिया। उनका मानना था कि जो इतना हम लोग कर्मकांड कर रहे हैं, गैर जरूरी परंपराओं का पालन कर रहे हैं, उसके मतलब अपेक्षा करते हम लोग क्या करें, सिंह बोंगा की उपासना करें। सिंह बोंगा मतलब एक ईश्वर यानी कि एक ईश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। फिर 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति के शासन की स्थापना करने की घोषणा की कि एक मुंडा जनजाति की अपनी शासन वो प्रणाली हो, उसकी इन लोगों ने घोषणा की, इसने बिरसा मुंडा ने। फिर 1900 ईस्वी में यह विद्रोह संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया तथा लगभग 6000 मुंडा हथियारों से लैस होकर बिरसा के साथ हो गए। ठीक है, यहाँ पे मतलब लोग इनका साथ देने लगे 1900 ईस्वी में। फिर बोल रहा शासन के तमाम प्रतीकों, संस्थानों, शोषक अधिकारियों, महाजनों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध हिंसा और आगजनी की घटनाएं घटी। अंग्रेजी शासन ने भी इस विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और नरसंहार का सहारा लिया। मतलब यहाँ पे जो एक तरह से हिंसा था जो किया गया था मुंडाओं के द्वारा, ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ था बल्कि जो दिकू थे, जो महाजन ठेकेदार थे, जो जिन्होंने उनको परेशान किया था, उसके विरुद्ध भी था। और इस चीज़ को दबाने के लिए क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए, इसमें गिरफ्तारी और नरसंहार का सहारा लिया गया, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की गई। बिरसा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जहां हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। जेल में उनकी मृत्यु हो गई, किस चीज़ से, हैजा से। अब बोल रहा मुंडा विद्रोह की प्रकृति, कि आखिर मुंडा विद्रोह की क्या प्रकृति थी। तो बोल रहा है कि किसी भी विद्रोह की प्रकृति को समझने के लिए हमें उस विद्रोह के कारण, विद्रोह का क्षेत्र प्रसार, उद्देश्य, नेतृत्व की कार्यशैली आदि को समझना आवश्यक होता है। क्या कारण थे, क्या किस तरह से प्रसार हुआ, मतलब क्या उद्देश्य था उस विद्रोह का, क्या कार्यशैली थे, ये जानना जरूरी होता है किसी विद्रोह की प्रकृति को समझने के लिए। तो बोल रहा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुंडा विद्रोह का आकलन कर हम इस विद्रोह की प्रकृति को निम्न रूप में भी देख सकते हैं। पहला कि विद्रोह पुरातन मूल्यों और आदर्शों से प्रभावित था तथा इसकी सोच पुनर्स्थापनावाद थी, यानी मुंडा राज को पुनः स्थापित करना, यानी कि इसके मूल्य थे, पुराने थे। मूल्य मतलब जो इसका पारंपरिक मूल्य है उसको भुला नहीं रहा था, उसी के आधार पर अपने एक नए समाज का स्थापना करना चाह रहे थे बिरसा मुंडा। और वो नया समाज क्या होता है, मुंडा राज होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि यह विद्रोह स्थानीय क्षेत्र, ये स्थानीय मुद्दों से संबंधित था। ठीक है, मतलब ये भी जैसे संथाल जो विद्रोह था एक स्थानीय विद्रोह था, ठीक ऐसे ही बिरसा मुंडा जो विद्रोह था वो भी एक स्थानीय विद्रोह बन के ही रह गया था। बोला यह विद्रोह हिंसा के उग्रवादी स्वरूप लिए हुआ था, और ये हिंसक था और ये उग्रवादी भी था। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे कि मारकाट हो रहा था, लूटपाट हो रहा था, नरसंहार किया गया इसमें। फिर बोल रहा कि विद्रोह तत्कालिक शक्तियों, जमींदारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था एवं कार्य न्यायपालिका के खिलाफ हुआ, क्योंकि जो पुलिस थे, न्यायपालिका के जो लोग थे वो भी मिल गए थे दिकुओं के साथ, अंग्रेजों के साथ, जिससे क्या हुआ कि इनका जो ये जो विद्रोह हुआ इन सब के खिलाफ सामूहिक तौर पर हुआ। बोलता था इसमें औपनिवेशिक शासन के प्रति समझ का अभाव था। मतलब ये जो लोग थे बिरसा मुंडा आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे, मुंडाओं को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंग्रेज कितने शक्तिशाली हैं। वो बस गुस्सा में निकले और उन लोगों ने मतलब विद्रोह शुरू कर दिया। तो औपनिवेशिक समझ उन लोगों में नहीं था। फिर उसके बाद क्या बोल रही है, विद्रोह अंधविश्वास से भी प्रभावित था। इस विद्रोह में क्या था, अंधविश्वास भी था। फिर उसके बाद है कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा को मसीहाई दृष्टिकोण से देखा गया, उनके औषधीय एवं चिकित्सकीय शक्तियों का गुणगान किया गया। बिरसा ने रूढ़ियों का विरोध कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने एक ईश्वरवाद, शुद्धता एवं नैतिक जीवन पर बल दिया। मतलब इसमें बिरसा मुंडा का जो रोल है बहुत बड़ा एक तरीके से देखा गया। उनको मतलब मसीहा की उपाधि दे दी गई, भगवान बिरसा मुंडा भगवान की उपाधि दे दी गई। और मतलब उनको ऐसा माना जाता है कि अगर उनको बुलेट लगती थी, गोली लगती थी, तो उनको जो गोली थी पार कर जाती थी, उनके सीने को पार कर जाती थी, ऐसा माना जाता था। मतलब बढ़ा चढ़ा के थोड़ा भी इस चीज़ को दिखाया गया ताकि लोगों के बीच उनके लिए सम्मान रहे, जो नेतृत्व करता है सही से अपना काम कर पाए। और उन्होंने एक ईश्वरवाद पे भी बल दिया, शुद्धता पे भी बल दिया, नैतिक जीवन पर बल दिया, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन पर बल दिया। फिर बोल इस विद्रोह में सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का कोई नवीन विकल्प नहीं दिया गया तथा इस संदर्भ में प्रगतिशील कार्यक्रमों का अभाव था। मतलब कोई ज़्यादा ये नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं था और प्रगतिशील कार्यक्रम का अभाव था। मतलब कार्यक्रम अच्छे तरीके से नहीं बनाए गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने स्थानीय स्वरूप में यह विद्रोह हिंसक प्रकृति का था, जिसका उद्देश्य पुरातन मुंडा व्यवस्था को लागू करना एवं इसका नेतृत्व करता बिरसा मुंडा के मसीहाई नेतृत्व ने बड़ी भूमिका निभाई।
फिर देखते हैं कि बिरसा मुंडा द्वारा जनजातीय समाज एवं धार्मिक व्यवस्था में आंतरिक शुद्धिकरण का प्रयास किया गया। तो देखते हैं कि क्या कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार हुई और क्या आंतरिक शुद्धि हुई। तो पहला है कि बिरसा मुंडा के उपदेश। बोल रहे इस विद्रोह का मूल उद्देश्य दिकुओं यानी कि ईसाई मिशनरियों एवं ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके जनजातीय समाज एवं क्षेत्र को उनके सामूहिक अत्याचार से मुक्ति दिलाना था। ठीक है। इसके साथ साथ बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा समाज में मौजूद धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को प्रयास किया गया था, जिससे हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। पहला कि उन्होंने बहुदेववाद यानी बोंगा का निषेध करते हुए उसकी एकेश्वरवाद उपासना की सलाह दी। एकेश्वरवाद यानी कि सिंह बोंगा, बोंगा मतलब बहुदेववाद और सिंह बोंगा मतलब एकेश्वरवाद। बोला इसी क्रम में बिरसा मुंडा ने बड़ी संख्या में ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके मुंडाओं को अपने एकेश्वरवादी धर्म दीक्षित किया, जिसके पैगंबर वे स्वयं थे। मतलब उन्होंने खुद ही एकेश्वरवादी धर्म स्थापित किया और उसके पैगंबर भी वो स्वयं बन गए। बोला कि उन्होंने बताया कि सिंह बोंगा की दया से समाज में पुनः आदर्श व्यवस्था आएगी और उन्हें शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। बिरसा मुंडा की आरंभिक लोकप्रियता का आधार उनकी औषधीय एवं चिकित्सकीय शक्तियाँ थे। मतलब अगर वो किसी का भी इलाज करते थे तो वो सही हो जाता था, ठीक हो जाता था। इस कारण से इनको लोकप्रियता बढ़ती गई और भगवान के रूप में इनकी मान्यता बनते गई। बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को स्वच्छता, शुद्ध नैतिक जीवन यापन करने और मांस नहीं खाने की सलाह दी। देखिए बहुत बड़ा मतलब प्रगतिशील सोचते हैं इनकी, आदिवासी होते हुए भी मतलब किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे थे उस टाइम पर 19वीं सदी के आखिरी दशक में, किस तरीके से प्रेरित कर रहे थे नैतिक जीवन जीने के लिए और मांस नहीं खाने के लिए सलाह दिए थे। और बोला 1855 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। यहाँ पे देखा जा सकता है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इस आकृति के द्वारा। बोला कि पहला कि उसे संसार की सारी शक्तियाँ प्राप्त है। बिरसा मुंडा के जो उपदेश थे वो धरती आबा है, मतलब जो बिरसा मुंडा को क्या है धरती आबा की संज्ञा दी गई उन्हें। वो बीमारियों को ठीक कर सकता है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, उनका मानना था, बिरसा मुंडा का मानना था कि परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म है। फिर उसके बाद है कि सभी लोग यज्ञोपवीत धारण करें तथा अपने हृदय शुद्ध रखकर केवल एक सिंह बोंगा की उपासना करें, आराधना करें। यज्ञोपवीत मतलब जो जनेऊ होता है उसको धारण करने की बात की गई थी, तो ताकि वो नैतिक जीवन पे लोग अपना ध्यान दे सके। फिर बोला सभी बोंगाओं सहित इस ब्रह्मांड का निर्माता सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा मतलब एक ईश्वर, कोई एक ही ईश्वर जिसने क्या किया है, सारे मतलब ब्रह्मांड का निर्माण किया है। फिर कि रूढ़िया एवं हड्डियाँ एवं शराब पीना अच्छा नहीं है। ठीक है। फिर बोल रहा कि इस विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी, जो जनजातीय समाज में महिलाओं की प्रमुख भूमिका का परिचायक है। जनजातीय समाज में उन्होंने संगठन एवं एकता पर बल दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या उभर के आ रही थी, जो महिलाओं की भागीदारी थी वो सबसे मेन मतलब यहाँ पर दिख रहा था। फिर बोला जनजातीय समाज में उन्होंने संगठन एवं एकता पर बल दिया कि किस तरीके से लोगों को एकजुट किया जाए। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का निषेध भी था। तो बोला अतः यह विद्रोह अपने आप में विशिष्ट है। भले ही यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में बिरसा मुंडा आंदोलन प्रेरणा का स्रोत बना तथा बिरसा आंदोलन जनजातीय समाज एवं धर्म में मौजूद बुराइयों पर प्रहार किया गया। जिसका असर यह हुआ कि आदिवासी समाज में आधुनिकता को बढ़ावा मिला। तो बोला मुंडा विद्रोह के क्या परिणाम हुए, तो मुंडा विद्रोह के परिणाम के लिए बता रहा है कि इस क्षेत्र में जनजातीय भूमि का सर्वेक्षण मुंडा जनजाति के संरक्षण हेतु हुआ। मतलब मुंडा जनजाति के संरक्षण हेतु मतलब ये किया गया, मतलब अगर जो विद्रोह पनप सामने आया, इस विद्रोह का पनपने से यह हुआ कि मुंडाओं के संरक्षण के लिए यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया। और इस सिर्फ मुंडाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे जनजाति समाज के लिए किया गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है 1908 को क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया। फिर बेगारी प्रथा की समाप्ति हुई। जो बेगारी प्रथा लोग करते आ रहे थे वो भागलपुर वर्धमान रोड मतलब जो क्या बोलते रेलवे बन रहा था उसमें जो बेगारी प्रथा कर रहे थे उसकी समाप्ति हुई। फिर बोला नए भूमि व्यवस्था की स्थापना हुई। और फिर बोला परंपरागत एवं स्थानीय विद्रोह की परंपरा सफल हुई। मतलब परंपरागत रूप से जो कर रहे थे स्थानीय विद्रोह कर रहे थे कुछ हद तक वो सफल हुई। फिर बोला जनजातियों की एकता एवं सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के माध्यम से खुटखटी भूमि व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। फिर देखते हैं मुंडा विद्रोह का क्या महत्व है। मुंडा विद्रोह के महत्व को देखते यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को बल प्रदान किया गया। जनजातीय एकता एवं जनजातीय समाज में सुधार को क्या किया गया, बल प्रदान किया गया। दूसरा कि इस क्षेत्र में पारंपरिक खुटखटी व्यवस्था को पुनः बहाल कर जनजातीय गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया गया।
फिर जनजातीय लोगों को शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया को बल मिला। सामाजिक धार्मिक सुधार के माध्यम से आत्मनिर्भर मुंडा सरकार को बनाने का प्रयास किया गया। इससे नवोदित भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में काफ़ी भूमिका मिली। छोटे नागपुर का काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू किया गया। क्या प्रभाव रहा है इसका? तो प्रभाव में ये है, सामाजिक प्रभाव क्या था, तो उन्होंने जनजाति को उनके सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का एहसास कराया। बिरसा मुंडा ने ये बोले, उन्होंने लोगों को अपने सपने दिखाए, दुनिया को यूरोपियों और मिशनरियों के प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। इस प्रकार मुंडा राज की स्थापना हुई। दूसरा प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, बोल रहे बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को सामाजिक जुड़ाव बनाए रखने वाले सांस्कृतिक प्रथाओं का एहसास कराया। मतलब वो सामाजिक एकता बनी रहे, इसके लिए जो भी सांस्कृतिक प्रथाएं थे, उनके जो भी एकता पर बल देती थी, उनको उनका प्रैक्टिस इन्होंने कराया। किसने? बिरसा मुंडा ने। एक उन्होंने एक पत्नीत्व पर अधिक जोर दिया, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। मतलब एक पुरुष तो एक ही भी मतलब औरत से विवाह करे, दो से ज़्यादा ऐसा नहीं करे, जो बहुत अच्छी चीज़ थी, बिरसा मुंडा की पहल थे। फिर के धार्मिक प्रभाव, उन्होंने लोगों से सभी अंधविश्वासी प्रथाओं को दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से एक ईश्वर की पूजा करने को कहा। फिर बोला आर्थिक प्रभाव, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 जिसने उन्हें अपने भूमि अधिकारों की रक्षा करने में मदद की। पुरानी जनजाति व्यवस्था की बहाली हुई। निष्कर्ष के तौर पर हम देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह ब्रिटिश शोषणकारी नीति ने जनजातीय समाज को मुक्त कराने का गंभीर प्रयास था। इसने न केवल ब्रिटिश सरकार का तीव्र विरोध किया, बल्कि सामाजिक धार्मिक सुधार के माध्यम से आत्मनिर्भर मुंडा सरकार को बनाने का प्रयास किया। इसने नवोदित भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाई। मुंडा विद्रोह में अपने अतुलनीय योगदान के कारण जनजातीय समाज में बिरसा मुंडा का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।